हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स, इसमें का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को आज डील करूंगा। आप लोगों को समझ में आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का मैं करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ज्यादातर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है, सबसे पहला क्या आता है पता है? व्हाट इज थर्मियोनिक एमिशन, व्हिच प्रॉपर्टीज शुड पोजेस बाय मेटल यूज्ड फॉर थर्मियोनिक एमिशन। अब बच्चे, सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा यहाँ पे एमिशन क्या है या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखिए, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी मेटल से या मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है। अब हम जानते हैं मेटल गुड कंडक्टर होता है, उसके अंदर भटेरो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मेटल से उन इलेक्ट्रॉन को मेरे को निकालना है बाहर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देना पड़ेगा। अब एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी पाएगा। एनर्जी पाने के बाद वो मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आता है, इसी को अपन बोलते हैं क्या बताओ? एमिशन या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे चार टाइप का इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है बच्चे। सबसे पहला होता है वो थर्मियोनिक एमिशन होता है, फिर आपका आता है फील्ड एमिशन, फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या इफेक्ट बोल सकते हो इसी को। इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोल देता हूं फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी एमिशन। क्या आता है? सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं कहां से? फर्स्ट, व्हाट इज थर्मियोनिक एमिशन। तो देखिए बच्चे, थर्मियोनिक एमिशन क्या है? थर्मियोनिक एमिशन क्या है? तो देखिए बच्चे, ये क्या है पता है? आपका मेटल है। क्या है बताओ? ये मेटल है। अब मेटल को मैं नीचे से क्या कर रहा हूं बताओ? हीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बताओ? गर्म कर रहा हूं, इसको हीट दे रहा हूं। तो इसको क्या मिलेगा बताओ? हीट। हीट कौन पाएगा? मेटल। मेटल हीट पाएगा तो मेटल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन क्या पाएगा? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी पाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इससे बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताओ? एमिट हो गया, बाहर आ गया। इसी फिनोमेना को बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। इसी क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। तो बोल सकते हो द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इट इज हीटेड इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। तो बोल सकते हो क्या? द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन of electron from metal surface when it is heated is called, क्या कहलाता है? थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन। ओके, ओके है। अब मेरे को आगे पूछा है विच प्रॉपर्टी शुड पोसेस बाय मेटल यूज्ड फॉर थर्मियोनिक एमिशन। तो अब हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकता थर्मियोनिक एमिशन से। तो थर्मियोनिक एमिशन के लिए मेटल को कुछ प्रॉपर्टी अपने ऊपर कैरी करना पड़ेगा, मतलब मेटल के पास कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए। यदि वो प्रॉपर्टीज होंगे तब जाके यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन होगा, तब जाके उसको हीट देंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होना चाहिए फॉर थर्मियोनिक एमिशन? थर्मियोनिक एमिशन। तो बच्चे, थर्मियोनिक एमिशन के लिए यहां पे पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या पता है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल शुड बी स्मॉल, शुड बी लेस बोल देते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन को क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और स्मॉल शब्द यूज कर सकते हैं। सेकेंड बात, अब मैं इसको हीट कर रहा हूं। अब भाई इसको हीट कर रहा हूं तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर सह पाए। तो इसको होना चाहिए मेल्टिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, बस लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा बोल सकते हो। तो मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जिससे ये आपका थर्मियोनिक एमिशन पे या थर्मियोनिक एमिशन दे सके, थर्मल इलेक्ट्रॉन निकाल सके। ठीक है। सेकेंड,
फील्ड एमिशन। अब फील्ड एमिशन क्या है, ये मान के चलो एक मेटल है, क्या है, एक मेटल है। अब इसके अक्रॉस में लगा दिया मान के चलो एक बैटरी, एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो यहां प्लस से माइनस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 10 का पावर 8 वोल्ट पर मीटर होगा, या फिर 10 का पावर 10 वोल्ट पर मीटर होगा। इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां पे प्रोवाइड करता हूं तो क्या होता है, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है। अब मेटल के पास क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो मतलब मान के चलिए इसको मैं ऐसे लगा देता हूं, ऐसे, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा बताओ, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, इस तरीके से स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएगा। अब मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया, या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको। तो मैं क्या किया बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कब निकल रहा है, जब मैं यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन बोलते, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं फील्ड एमिशन। तो आप बोलोगे क्या, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस मेटल सरफेस। ठीक है, क्या बोला मैं बताओ, इसका आंसर होगा क्या, द फिनोमेना ऑफ emission of electron from metal surface when very high electric field या very strong electric field applied across metal surface is known as, ये कहलाता है आपका फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन ये एग्जाम में आएगा तो इसको छाप दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब तीसरा है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वर्ड से समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक, तो फोटो से बनता है लाइट, इलेक्ट्रिक से बनता है इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब लाइट मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फोटो से होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन समझिए। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब क्या है, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब हो गया जब लाइट मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा तो मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू हो जाएगा। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके कारण हो रहा है, लाइट के कारण। तब इस फिनोमेना को मैं बोलूंगा क्या बताओ, इसको मैं बोलूंगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन when suitable frequency of light incident on metal surface। ठीक है, तो क्या बोलूंगा बताओ आंसर में यहां पे, the phenomenon of emission of electron from metal surface when suitable frequency of light, suitable frequency मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है आगे पता चलेगा आपको। सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है बच्चे। तो बोल सकते हो द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब आता है बच्चे सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या है, अब सेकेंडरी एमिशन किसको बोलते हैं, अब समझिएगा बात को। सेकेंडरी एमिशन वर्ड यूज हो रहा है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मतलब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब मेटल से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तब उसका एमिशन को मैं बोलूंगा सेकेंडरी एमिशन। समझने की कोशिश कीजिए। अब एक बात बताओ, लाइट पड़ा इलेक्ट्रॉन निकला, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। हीट दिए इलेक्ट्रॉन निकला, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, इलेक्ट्रॉन निकला, वो हो गया इलेक्ट्रॉन एमिशन। बट यहां पे शब्द यूज हुआ है क्या बताओ, सेकेंडरी एमिशन। अब सेकेंडरी एमिशन मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सेकेंडरी हो। इसका मतलब यदि निकलने वाला इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी है तो यहां पे कोई ना कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होगा। यस, बिल्कुल होगा। तो यहां पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। इसका मतलब यदि मैं एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यदि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यहां से एक इलेक्ट्रॉन टकराया, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन टकराया, 4 इलेक्ट्रॉन निकले। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन अपना कुर्बानी दिया तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकले। तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं मिला, मेरे को मिला। अब ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो 40 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे 100 इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो 400 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से टकराता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसी फिनोमेना को मैं बोलता हूं क्या बताओ, सेकेंडरी एमिशन। इसका मतलब क्या है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। तो क्या बोलूंगा मैं, बताओ, द फिनोमेना ऑफ emission of electron from metal surface when fast moving electron, इसको हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हाई हो। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज, इसको मैं बोल सकता हूं क्या बताओ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं। Incident on metal surface is known as secondary emission। और बच्चे याद रखना है, यहां पे एमिटेड इलेक्ट्रॉन को यहां मैं बोलता हूं, एमिटेड इलेक्ट्रॉन कहलाता है तुम्हारा, यहां पे क्या कहलाता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसका मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, ये टकराएगा तो जो मेटल सरफेस की इलेक्ट्रॉन है वो इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और निकल जाएगा। कैसे करेगा, इसका हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इसका जो पूरा एनर्जी है वो रुक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब वो एनर्जी किसको मिल जाएगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन को। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो इस फिनोमेना को मैं बोलूंगा सेकेंडरी एमिशन। तो एकदम सिंपल है बच्चा, एकदम सिंपल है, चारों का डेफिनेशन एकदम आसान है। थर्मियोनिक एमिशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इट इज हीटेड। ठीक है, हीट देने से इलेक्ट्रॉन का निकलना इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। फील्ड एमिशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन वेरी हाई या वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस मेटल सरफेस इज नोन एज फील्ड एमिशन। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। देन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शन, और इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर यहां पे 6th नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको भी डिफाइन करेंगे अपन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आ जाएगा आपका, क्या, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, what will be change in stopping potential
स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप लोग वीडियो को भगा सकते हो, आप क्वेश्चन लिखते लिखते देखोगे तो बोर हो जाओगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। What is photoelectric effect? What is photoelectric effect? What is photoelectric effect? Write law of photoelectric effect. Photoelectric effect. ठीक है, ओके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहां से। हमारा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? What do you mean by वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब बच्चों क्या होता है, किसी भी मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता। यदि वो इलेक्ट्रॉन को मैं मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दिया और इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा वाला बात नहीं है। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए रहता है। यदि उतना एनर्जी उसको निकलेगा तब जाके वो बाहर होगा। जैसे कि मान के चलो कोई बेरोजगार आदमी है, अब बेरोजगार आदमी का महीने का खर्चा कितना है, मान चलिए 12,000 रुपए। वो 12,000 रुपए में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, उससे कम पैसा में वो नहीं कर सकता। तो आप समझिए, यदि उस आदमी को मैं जाके बोलता हूं आप ये काम करिए और आपको 8,000 रुपए में तनख्वाह दूंगा, तो क्या वो आदमी काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके महीने का खर्चा कितना है बताइए, 12,000 है, तो वो 8,000 रुपए में काम नहीं करेगा। तो उसको अपने महीने का खर्चा निकालने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए? 12,000 रुपए चाहिए। अब उस आदमी को सेविंग भी करना रहेगा, फ्यूचर के लिए प्लान करना पड़ेगा, तो इस नाम से उसको थोड़ा ज्यादा पैसा भी चाहिए रहेगा। यदि सेविंग और एक्स्ट्रा करना है तो इसका मतलब उसको 14,000 रुपए में बढ़िया काम कर लेगा, 2,000 सेव कर लेगा, 20,000 मिलेगा तो और ज्यादा सेव कर लेगा। इसका मतलब उस आदमी का काम करने का, कहीं भी काम करने का, जॉब लगाने का, उसका मिनिमम जो सैलरी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 12,000, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो किसी बेरोजगार आदमी को काम करना है तो 12,000 या 12,000 से ज्यादा पैसा चाहिए, बट उससे कम पैसा में वो काम नहीं करेगा, उससे अच्छा अपना खेती बाड़ी में खुश रहेगा। ओके, ऐसी टाइप का यहाँ पे एक मेटल होता है। तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका समझिए क्या है? बेरोजगार लड़का है। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना चाहिए पता है? वो 12,000 रुपए था, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रोवोल्ट बोल देते हैं या 2 इलेक्ट्रोवोल्ट बोल देते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने के लिए कितना चाहिए बताओ? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी चाहिए। अब मैं उसको एनर्जी दूंगा 0.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, उसको 1 इलेक्ट्रोवोल्ट दूंगा, 1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट दूंगा, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। उस इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो कम से कम आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगा, कितना बताओ? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट या उससे ज्यादा। 2 दो, 2.1 दो, 2.5 दो, 2.8 दो, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट दो, 4 इलेक्ट्रोवोल्ट दो, वहां से इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी का जरूरत पड़ता है। उसी मिनिमम एनर्जी को मैं बोलता हूं बच्चा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो क्या बोल सकते हो, इसका आंसर क्या है बताओ? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस is called वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, या वर्क फंक्शन बस बोल दो, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे बच्चों W से या फिर अपन फाई से। फाई को भी वर्क फंक्शन बोला जाता है, W को भी। और बच्चा इसका एसआई यूनिट जो होता है वर्क फंक्शन का, वो एसआई यूनिट होता है ईवी, जिसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रो वोल्ट। क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रो वोल्ट बोलेंगे। और 1 इलेक्ट्रो वोल्ट जो होता है बच्चा 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। खैर इस आंसर पे इतना कुछ नहीं लिखना था, बस ये डेफिनेशन लिखना था, बट मैं बता दिया, और आगे मौका मिले या ना मिले इसलिए यही बता दिया, ठीक है। ओके, दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन देखिए क्या है बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे क्या, कि व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बच्चा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही अपन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले चाहे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले, आपको समझ जाना है, क्वेश्चन यही है।
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो सेम टू सेम आपका वही है, क्या बताओ, वर्क फंक्शन की तरह है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। अब बच्चा देखो, लाइट इंसिडेंट होता है किसके ऊपर बताओ, मेटल सरफेस के ऊपर, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर हमेशा नहीं निकलता। यहाँ पे जो लाइट आ रहा है उस लाइट के पास क्या होता है बताओ, एनर्जी, और लाइट का एनर्जी डिसाइड कौन करता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसका होता है, सोर्स का। तो हमारा सनलाइट है तो सनलाइट सोर्स है तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, वो फिक्स फ्रीक्वेंसी किसके साथ आ रहा है बताओ, लाइट के साथ, मतलब लाइट के पास क्या है, एनर्जी। वही एनर्जी किसके कारण है बताओ, फ्रीक्वेंसी के कारण। और फ्रीक्वेंसी कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका सन जो सोर्स है। ओके, तो यहां पे लाइट के पास एनर्जी है, वही एनर्जी किसको मिल रही है बताओ, मेटल के इलेक्ट्रॉन को। अब फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी के बाद एनर्जी क्यों आ रहा है बताओ, फ्रीक्वेंसी के कारण। मतलब लाइट के पास क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन यदि वो फ्रीक्वेंसी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गया, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब एनर्जी उसका कम हो जाएगा, और एनर्जी कम हो जाएगा तो एनर्जी कितना चाहिए बताओ इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, वर्क फंक्शन के बराबर। यदि वर्क फंक्शन से कम एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब वर्क फंक्शन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं मैं, क्या बताओ, है ना, क्या, मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो यहां बोल सकते हो मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल इज नोन एज वर्क फंक्शन। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन उस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी में पॉसिबल नहीं होगा। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा, मिनिमम एनर्जी से ज्यादा हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा। तो इसलिए हम लिखा है मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट, है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसी दूसरा तरीके से डिफाइन करूंगा, मिनिमम एनर्जी, है ना, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल इज नोन एज वर्क फंक्शन। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। खैर यहाँ पे लिखा हूं उसे याद रखिए। वैसे यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उल्टा भी बोल सकते हो, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मेरे को ज्यादा पसंद है, क्या पता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट बोल सकते हो, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल इज नोन एज, क्या कहता है बताओ, इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल, या ऐसे भी बोल सकते हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपका मर्जी। इसको डिनोट करता हूं न्यू नॉट से, इट इज डिनोटेड बाय, यहां पे न्यू नॉट, वी जैसा दिखता है बट न्यू बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहां पे देखिए, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट विल बी चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन अभी समझ में आएगा। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाते हैं। मान के चलिए ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरा प्लेट है। इस प्लेट को मैं कैथोड प्लेट बोलता हूं, क्या बोलता हूं, कैथोड प्लेट। कैथोड प्लेट मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। इसको मैं बोलता हूं एनोड प्लेट, क्या बोलूंगा, एनोड प्लेट, ठीक है। एनोड प्लेट मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब यहां से मान के चलिए इलेक्ट्रॉन मतलब एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, क्या इंसिडेंट हो रहा है बताओ, लाइट इंसिडेंट हो रहा है। इस लाइट का एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है। मान चलिए ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मतलब एनर्जी जो है वो इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इस मेटल प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा है एनर्जी। तो बताइए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो रफ्तार से मूव करेगा, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से रफ्तार से मूव करेगा, किधर मूव करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट के साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वहां पे जाकर अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल। तब यहां पे मान के चलो मैं एक बैटरी लगाता हूं, बैटरी लगाऊंगा, इधर पॉजिटिव कर दूंगा, इधर नेगेटिव।
अब ये नेगेटिव को इससे जोड़ूंगा तो एक बात बताओ, एनोड पे क्या लग जाएगा बताओ, ये नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर इस पूरे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताओ, रुक जाएगा। रुक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन बंद हो गया तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, चार्ज, और चार्ज का मोशन रुकता है क्या हो जाता है, करंट जीरो। और ये करंट को क्या बोलूंगा, ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन का करंट है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन के करंट को बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं, फोटो करंट। अब देखिए यहां मैं नेगेटिव पोटेंशियल दिया और नेगेटिव पोटेंशियल पे इसका फोटो करंट कितना हो गया बताओ, जीरो। तो फोटो करंट जीरो हो गया किसमें बताओ, नेगेटिव पोटेंशियल पे। इस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं बच्चे। तो आंसर, इसका आंसर डिफाइन कर सकते हो क्या बताओ, इसका डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो क्या, नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड प्लेट, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट एट विच फोटो करंट बिकम जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैं क्या बोला बताओ, क्या नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट एट विच फोटो करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है बच्चे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पता है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर्मूला नहीं होता है, सॉरी। स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं डिनोट करता हूँ किससे पता है, एक वी नॉट से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, वी नॉट से डिनोट कर देता हूँ। अब एक बात बताओ, ये मेटल प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसके कारण बताओ, क्योंकि एक बात समझिए, यहाँ पे लाइट के पास एनर्जी है। तो मान चलो यहाँ पे लाइट का एनर्जी कितना है, 10 इलेक्ट्रोवोल्ट। और ये मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कितना है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना है बच्चा, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब 10 इलेक्ट्रोवोल्ट का लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट इसको चाहिए क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वर्क फंक्शन है, इतना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब 10 में का 3 इलेक्ट्रोवोल्ट इसमें चले जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो बचा कितना बताओ, तो 10 में से 3 इसमें चले गया तो कितना बचा, 7 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये 7 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके पास रहेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये 7 इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी के दौर में रहेगा, वो एनर्जी होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं बोलता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रोवोल्ट का लाइट आया, यहां से क्या हुआ बताओ, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, इसमें का 3 इलेक्ट्रोवोल्ट ये ले लिया, तो बचा कितना बताओ, 7 इलेक्ट्रोवोल्ट। और 7 इलेक्ट्रोवोल्ट लेके इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया। इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी लेके मूव कर रहे हैं, मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा बताओ, तो 100% ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा बताओ, एनर्जी ऑफ लाइट पे। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, वर्क फंक्शन तो फिक्स है। अब मान चलो ये 12 होता, तो 12 होता तो कितना हो जाता बताओ, यहाँ कितना हो जाता बताओ, ये 9 है ना, 3 ये लेता 3 घट जाता। अब यही मान के चलिए 20 होता तो क्या होता बताओ, 20 होता 3 ये ले लेता तो कितना होता बताओ, ये 17। तो एक बात बताओ, ये एनर्जी बढ़ रहा है किससे बताओ, इसके बढ़ने से। मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है किससे बताओ, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट से। अब एनर्जी ऑफ लाइट होता है h इंटू न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो एक बात मेरे को यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लाइट का एनर्जी बढ़ेगा, लाइट का एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ पे एमिटेड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। डायरेक्टली समझिए, एक बात को याद रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी के लाइट के इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से, इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एनर्जी बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो एक बात बताओ, यहां नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा तो इसको रोकेगा कौन, रोकेगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो रोकने के लिए इसके अगेंस्ट फोर्स लगाएगा या एनर्जी उतना ही लगाएगा। तो जितना इसका एनर्जी रहेगा उतना ही एनर्जी ये लगाएगा, तब तो जाके रुकेगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल क्या कर रहा है, इसी को तो रोक रहा है, काइनेटिक एनर्जी को तो जीरो बना रहा है, तभी जाके फोटो करंट जीरो हो रहा है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कब बताओ, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो नेगेटिव पोटेंशियल घटेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ कब रहा है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ कब रहा है, जब एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ रहा है। एनर्जी ऑफ लाइट कब बढ़ रहा है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है।
इसका मतलब आपको क्लियर समझ में आना चाहिए क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब नेगेटिव पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है, क्योंकि इसको रोकना है। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया बताओ? इसका मतलब आपको ये एक बात समझ में आया, वो बात क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या होगा बोल रहा है, देखो यहां बोला है व्हाट विल बी द चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता बच्चा। देखिए इंटेंसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, मतलब इतना समझिए एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दो फोटॉन दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 1000 फोटॉन 1000 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ता है तो फोटॉन बढ़ता है, और नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फोटो करंट बढ़ेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ता है, ना कि उसका एनर्जी। इतना समझिए, इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटॉन बढ़ा, फोटॉन के बढ़ने से नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बट जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका एनर्जी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ने से एनर्जी नहीं बढ़ता। इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटॉन बढ़ता है, और फोटॉन के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ता है। अब फोटो करंट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उसका एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलिए इंटेंसिटी पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसका एनर्जी कितना है 10। अब मान चलो इंटेंसिटी बढ़ाया तो 10 फोटॉन पड़ा, 10 फोटॉन के पड़ने से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा, 10 रहेगा, 10 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब मान चलो 1000 इलेक्ट्रॉन पड़ा, 1000 फोटॉन पड़ा तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकला, तो हजारों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना रहेगा? 10 इलेक्ट्रोवोल्ट ही रहेगा। बस यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ना कि उसका एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनर्जी बढ़ता है फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ना कि एनर्जी। ख्याल रखिएगा बात को। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इंटेंसिटी के बढ़ने से एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, एनर्जी नहीं बढ़ेगा तो सीधी सी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब सीधा सीधा बात, इंटेंसिटी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोला यहां पे, बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। आप ये बात याद रख लीजिए। एंड बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यहां क्वेश्चन लिखा है क्या? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे? तो बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। सिंपली इंक्रीजेस लिख दो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, इंटेंसिटी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा फंडा पता चल गया आपको। क्या दो बात याद रखिएगा यहां पे जो बोला हूं, टाइम पास मत समझिएगा। क्या कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या बढ़ेगा? उसका एनर्जी, मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। दूसरा बात याद रखिएगा क्या कि इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा, जिसके कारण नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जिसके कारण फोटो करंट बढ़ेगा। तो एनर्जी बढ़ेगा क्या? नहीं। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या बढ़ता है बताओ? फोटो करंट बढ़ता है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम रहेगा। सिंपल सा बात है। क्या इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ता है, बट काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। दूसरा बात, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, बट फोटो करंट नहीं बढ़ता है। बस इतना बात याद रखना है आपको। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए एक और यहां पर, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, अभी क्लास का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराना है। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? राइट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको पता ही है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, और इसी को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हो,
emission of electron from metal surface when suitable frequency of light incident on it is known as photoelectric effect. सिंपली डेफिनेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के हिसाब से सेम ही है, ठीक है। वो जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है इसी को तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे कि लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं। यहां पे लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है। तो देखिए लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा हूं, डेफिनेशन बता दिया, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखना है तो सबसे पहला लॉ होता है, यहां पे क्या पता है कि यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है लाइट का, तो यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उतना एनर्जी नहीं मिलेगा जितना उसको चाहिए, जो कि वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन से भी कम एनर्जी मिलेगा। तो बोला क्या, यहां पे पहला लॉ होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चे। दूसरा लॉ होता है फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी घटने से फोटो करंट घटता है, बट इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मैं बोलूंगा फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ light but independent from frequency of light, ऐसा बोल सकते हैं। इंसिडेंट लाइट है। तीसरा लॉ क्या बोलता है, तो तीसरा लॉ बोलता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, बट याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो कहां का काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या बोला बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स, है ना, डिपेंड्स अपॉन frequency of incident light, frequency of incident light. If frequency increases then maximum kinetic energy of emitted electron increases, ठीक है। चौथा यहां पे लॉ होता है बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लाइट के इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में समय बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁹ सेकंड होता है। मतलब एक सेकंड को आप डिवाइड करते हैं 100 करोड़ से, एक सेकंड को आप डिवाइड करते हैं 100 करोड़ से, तो जो वैल्यू आता है उतना टाइम में निकल जाता है। मतलब कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं पता है, एक सेकंड का 100 करोड़ टुकड़ा कर दो, एक सेकंड का 100 करोड़ टुकड़ा कर दो, उसका एक टुकड़ा का जो टाइम होगा उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है पता है, लाइट आया और निकल गया, आप पता ही नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कंटिन्यूअस एमिशन हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लाइट पड़ा इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है, लगातार निकल रहा है। तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है बताओ, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। आगे यहां पे आप खुद नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं द टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, दैट इज 10⁻⁹ सेकेंड। सो बोल सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो इसके बाद एंड देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आया लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको टाइम पास मत लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स से क्वेश्चन में बनता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है डिफाइन कर देना, 4 लॉ लिखना है, लिख देना। क्या क्या लिखोगे, पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल है बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा लॉ क्या बोलता है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा लॉ क्या है आपका, तो तीसरा लॉ आपका बोलता है क्या कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट।
That is, if frequency of light increases, then maximum kinetic energy of emitted electron will also increases. दूसरा बात, चौथा प्रॉपर्टी, चौथा लॉ क्या बोलता है आपको? वो बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब 8 क्वेश्चन हमने कर लिया, पूरा थ्योरी है चैप्टर, याद ही करने वाला है, बड़ा सिंपल इसका डेफिनेशन है। इसका मेन क्लास आप अटेंड करोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तब जाके बहुत ज्यादा कुछ क्लियर हो जाता है और चैप्टर पूरे दिमाग में बैठ जाता है, बहुत अच्छे से क्लियर होता है। बट क्या करें, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, बस एग्जाम का तैयारी करना है। वैसे भी 2 दिन बाद एग्जाम है, तो ध्यान अपना होना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर में। स्टेबलाइज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम एनर्जी, व्हाट विल बी द रेशियो of their de Broglie wavelength। यह क्वेश्चन नंबर 10 होगा ना, या 9 नंबर का क्वेश्चन है। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 ये है क्या, a proton and alpha particle accelerated with same velocity, find ratio of their de Broglie wavelength। ठीक है, यहां पे और कोई क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, छोटा तो कुछ नहीं है, थोड़ा इंक भर लेते हैं इसमें, फिर बात करते हैं। ओके, तो देखिए, आइंस्टाइन स्टेबलाइज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ऐसा आ गया क्वेश्चन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टेबलाइज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो देखिए होता क्या है एक्चुअल में, यहां पे एक मेटल होता है मेरे पास, ठीक है, मेटल के पास क्या होता है, वर्क फंक्शन, मेटल के पास क्या होता है, वर्क फंक्शन। यहां से ऐसा लाइट इंसिडेंट होता है, तो लाइट के पास क्या होता है, एनर्जी, जो एनर्जी क्या होता है, h। इसके सरफेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके क्या होता है बताओ, निकलता है। क्या एनर्जी पाके बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पाके निकलता है। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी देने वाला कौन है, देने वाला ये है, लेने वाला ये है, और बचा हुआ लेने वाला इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एनर्जी ऑफ लाइट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक वर्क फंक्शन और दूसरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एनर्जी किसके इक्वल होगा, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल्स टू सम ऑफ वर्क फंक्शन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पे, लेट सपोज कर लेते हैं अपन क्या, क्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। ओके, न्यू नॉट मान लेते हैं, क्या है पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और यहां पर मैं सपोज कर लेता हूं क्या, और कुछ चीज का नीट का जरूरत है मेरे को इसमें, और कुछ जरूरत नहीं है, बस इतना ही। ओके, अब यहां पे देखा जाए, सबसे पहले मैं देखूंगा क्या, इफ नहीं, यहां पे क्या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगा, इंसिडेंट लाइट क्या होगा। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट आप देखिएगा तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, H इंटू न्यू।
प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी होता है बच्चे, इसको याद रखिएगा। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन जो होता है इसको मैं लिख देता हूं जस्ट अभी W, ओके। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो इसको K मैक्स लिख रहा हूं और इसी को इक्वल टू लिख रहा हूं हाफ एम वी स्क्वायर, ये स्पीड भी मैक्सिमम होगा समझ लीजिए, ठीक है ना। यहां पे आप देखेंगे तो एनर्जी ऑफ लाइट इक्वल होगा किसके बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन के। तो एनर्जी ऑफ लाइट कितना है h न्यू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, मैक्स बोल सकते हो, और वर्क फंक्शन को W ही रहने देते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या रहने देते हैं, W ही रहने देते हैं। अब देखो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इक्वल टू हो गया किसके बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। अब समझिए एनर्जी ऑफ लाइट जो है वर्क फंक्शन के ही बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, 0। यदि एनर्जी ऑफ लाइट वर्क फंक्शन के बराबर हुआ तो इलेक्ट्रॉन को कुछ मिलेगा ही नहीं। 3 इलेक्ट्रोवोल्ट मान के चलो इसका वर्क फंक्शन है, लाइट का एनर्जी भी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट है, ये दोनों बराबर, तो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट इसको मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, कुछ नहीं, ठेंगा मिला। तो इलेक्ट्रॉन यहां से आपका क्या होगा बताओ, कुछ उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो इसका मतलब वही मैं बोल रहा हूं, यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या हो गया बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, h इंटू, है ना, h इंटू क्या हो जाएगा बताओ, न्यू नॉट। और h इंटू न्यू नॉट होगा, मैं रुको 2 मिनट, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हुआ तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर जो होगा बच्चे, वो कितना हो जाएगा बताओ, 0। अब यदि ये 0 हो गया तो h इंटू फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है बताओ, न्यू नॉट के इक्वल है, किसके इक्वल है, न्यू नॉट के। ये क्या हो गया बताओ, 0, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा h इंटू न्यू नॉट, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी वैल्यू को यहां पर रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो h इंटू न्यू इक्वल टू आ जाएगा बताओ, इसको मैं लिख रहा हूं, इतना बड़ा वैल्यू ना लिख के मैं बच्चों इसको लिख रहा हूं k मैक्स, और यहां पर लिख रहा हूं वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना है बताओ, h इंटू न्यू नॉट, इसको इधर ले आओ, तो k मैक्स इक्वल टू कितना आएगा बताओ, ये इसके माइनस में आएगा, तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। इसी को मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं बताओ, इसी को यहां बोल सकता हूं k मैक्स इज इक्वल्स टू h कॉमन होगा तो क्या बचेगा बताओ, न्यू माइनस न्यू। इसको मैं बोलता हूं क्या पता है, आइंस्टाइन इक्वेशन बोलता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। यह आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, या इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो k मैक्स इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा किसका बताओ, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, ओके। अब देखिए इसको आगे, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम एनर्जी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉय वेवलेंथ। अच्छा, मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ आपको पढ़ाया नहीं हो, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पहले चॉइस कर लिया। अब बच्चों जल्दबाजी में चॉइस कर रहा था, इसको बाद में क्वेश्चन लिखना चाहिए था, बट मैं पहले बता दिया, कोई बात नहीं, आप देख के समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखो अब प्रोटॉन, तो सबसे पहले बात यहाँ मेरे पास क्या है बताओ, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के पास जो मास होता है वो बच्चा, उसको मैं लेता हूँ m, और जो इसका चार्ज होता है प्रोटॉन का, इसको मैं लेता हूँ कितना पता है, एक E लेता हूँ, क्या लेता हूँ, E। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। और अल्फा पार्टिकल जब भी दिखता है, तो अल्फा पार्टिकल मेरे को दिया है, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और इसका जो चार्ज होता है बच्चा, इसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, तो इसका चार्ज E है, तो इसका चार्ज होगा 2E। इतना बात क्लियर है, इतना बात दिमाग पर रखना है। अब मेरे को बात किया है रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉय वेव, और यहाँ पे क्या है बताओ, सेम एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल है किसके बताओ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगा, 100% इसका काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या है बताओ, सेम। तो जो डी ब्रॉय वेव होता है, डी ब्रॉगली मत बोलना, डी ब्रॉय वेव लेंथ जो होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। बट बच्चे मोमेंटम और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, इसको mv को मोमेंटम बोलते हैं, और इसी का वैल्यू जो आता है एनर्जी के फॉर्म में 2mk आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, क्या बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2mk होता है करके, ठीक है। अब बच्चे काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है कि नहीं बताओ, सेम है, दोनों में h कांस्टेंट रहेगा, 2 कांस्टेंट रहेगा,
तो लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ बताओ एम पे। किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, एम पे। इसका मतलब मैं यहाँ पे लैम्डा किसको निकालूं बताओ, तो लैम्डा प्रोटॉन का निकालूं और लैम्डा अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकालूं, तो रेसिप्रोकल हो क्या आएगा, तो नीचे नीचे प्रोटॉन आएगा, है ना। मतलब ये रेसिप्रोकल है तो ऊपर प्रोटॉन लिया हूं तो यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा बताओ, ऊपर में अल्फा पार्टिकल आएगा, और नीचे अल्फा पार्टिकल लिया हूं तो नीचे में क्या आएगा बताओ, प्रोटॉन आएगा 100%। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट एम अल्फा कितना है बताओ, तो अल्फा का एम कितना है 4m, और एम प्रोटॉन का कितना है बताओ, तो प्रोटॉन का एम एम है, ये दोनों कटेगा तो यहाँ 1 आएगा। 4 का रूट सभी बच्चों को पता है 2, और 1 का रूट 1 होता है, इसका मतलब लैम्डा प्रोटॉन रेशियो लैम्डा अल्फा पार्टिकल निकालूंगा तो 2:1 आएगा 100%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे k कांस्टेंट है, दोनों k सेम है बोला है, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, और इसको लिखोगे लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा, तो p की जगह आ जाएगा अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा p आ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर है। ठीक है, सेम टू सेम यहां देखो, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट विद सेम वेलोसिटी, तो सेम टू सेम ये सब चीज लिखना। लिखने के बाद मेरे को दे दिया है बताओ वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल का इक्वल है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ऐसा बोला है। अब मेरे को पता है डी ब्रॉय वेव रेशियो निकालना है, देयर डी ब्रॉय वेव, तो डी ब्रॉय वेव लेंथ जो होता है वो होता है डेफिनेशन से 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, मोमेंटम होता है। अब देखो बच्चे v सेम है, v क्या बोला है दोनों का सेम, v सेम है, h सेम है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो गया। तो इसका मतलब इसका मैं रेशियो निकालूं लैम्डा अल्फा पार्टिकल, सॉरी लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल, ये हो जाएगा क्या बताओ, उल्टा हो क्या आएगा, m ऊपर में अल्फा पार्टिकल नीचे में प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पे m अल्फा पार्टिकल कितना है आपका, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना है बताओ 4m। अब प्रोटॉन का मास देखिए, तो प्रोटॉन का मास कितना है बताइए, यहाँ पे m, तो m कटा तो कितना बचा यहाँ पे 4/1, तो यदि लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकालना है तो 4:1 आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दिखेगा ही दिखेगा किसी न किसी सेट में। ठीक है, यहां पे लिखा है व्हाट आर मैटर वेव स्टेबलाइज द de Broglie equation to determine wavelength of matter wave ये क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर में, राइट द नेम ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, फिर यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 15, ये लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज मोर वर्क फंक्शन। वीडियो को भगा दीजिएगा ना, देखते मत रहिएगा, समय वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट मैं जब सॉल्यूशन बताऊंगा वहां से देखिएगा। ए है आपका सोडियम और बी है आपका कॉपर। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। 17 है यहां पे व्हाट इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन। 18 what will be effect on number of electron if we increase the frequency of light। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या, what is the mass of photon of wavelength लैम्डा, ये दिया है। ओके, तो देखिए व्हाट आर मैटर वेव स्टेबलाइज de Broglie
इक्वेशन टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका। तो व्हाट आर मैटर वेव बोला है यहाँ पे। तो मैटर वेव होता है क्या पता है बच्चे, जो मैटर से वेव निकलता है। तो मैटर वेव अपन बोलते हैं किसको पता है, वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स, है ना। लाइक कोई पार्टिकल ले सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, न्यूट्रॉन ले सकते हो, ठीक है, प्रोटॉन ले सकते हो, अल्फा पार्टिकल ले सकते हो, कोई भी प्रोटॉन etc इज नोन एज मैटर वेव, ठीक है, या इज कॉल्ड मैटर वेव। या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं क्या बताओ, डिब्रॉय वेव भी बोलते हैं इसको, डिब्रॉय वेव। तो मैटर वेव क्या है समझिए बात। तो मैटर वेव बोलता है अपने को कोई भी पार्टिकल है, मान के चले इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, जरूरी नहीं है उसके पास चार्ज हो। न्यूट्रॉन है, देख लो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, बस कोई पार्टिकल है। कोई पार्टिकल यदि मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल यदि मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उससे एक वेव निकलता है, उसी वेव को मैं बोलता हूं मैटर वेव या फिर डिब्रॉय वेव बोलते हैं, उसी को मैं बोलता हूं मैटर वेव या डिब्रॉय वेव। अब जो डिब्रॉय वेवलेंथ होता है, डिब्रॉय वेवलेंथ होता है, वो होता है बच्चा, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। इसी फॉर्मूला का डेरिवेशन देखना है आपको, इसी फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है, स्टेबलाइज्ड डिब्रॉय इक्वेशन या डिब्रॉय वेवलेंथ ऐसा बोलते हैं, उसको अपने को डिटरमाइन करना है। चलो निकालते हैं। देखिए पानी पी लेता हूं। ओके, देखिए यहां पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है या इंसिडेंट लाइट बोल सकते हो, तो ये होता है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, न्यू को बोलते हैं अपन क्या बताओ यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब सिंस मेरे को पता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ होगा। सो यहाँ पे एनर्जी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, H, और न्यू की जगह आएगा C अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ आया कि नहीं आया, आ गया। एंड आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन जानते हो तुम लोग, क्या देखते हो, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन आपको पता है, तो ये होता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो ये एनर्जी देखिए और ये एनर्जी देखिए, ठीक है, यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस आ रहा है। तो ये दोनों एनर्जी इक्वल है, E E, तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा। mc स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा। यहाँ पे देखिए एक c कट जाएगा, अब लैम्डा को इधर लाऊं तो mc इसके नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन mc। इसी को मैं बोल सकता हूं L इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, p फॉर मोमेंटम। अब मान चलिए इफ मास ऑफ फोटोन क्या हो गया बताओ, या पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल कितना है मान के चलो आपका, तो मास ऑफ पार्टिकल मान लेते हैं अपन कितना पता है m, एंड वेलोसिटी या स्पीड कितना सपोज कर लेते हैं v, देन मोमेंटम जो होगा h अपॉन p के जगह आ जाएगा mv। तो इस तरीके से डिराइव होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहां बोला है राइट द नेम ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो फोटोसेंसिटिव मटेरियल का नेम लिखना है मेरे को यहाँ पे। तो देखिए फोटोसेंसिटिव मटेरियल किसको बोलते हैं, वो मेटल्स जिनसे इलेक्ट्रॉन लाइट के पड़ने से आसानी से निकल जाए। तो ऐसा कौन सा मेटल होगा जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा लाइट के पड़ने से, तो उसको मैं फोटोसेंसिटिव मटेरियल बोलूंगा। तो देखिए हर एक मेटल का क्या होता है बताओ, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन निकले कि नहीं निकलेगा। अब समझिए जिस मेटल का वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। क्यों, वर्क फंक्शन ज्यादा है तो उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए रहेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब सोचिए जिस मेटल का वर्क फंक्शन बहुत कम रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा। तो इसका मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा उस मेटल को मैं फोटोसेंसिटिव मटेरियल बोलूंगा। अब वर्क फंक्शन किसका कम होता है, तो बच्चों वो होता है एल्कली मेटल का। किसका होता है, एल्कली मेटल्स का। अब एल्कली मेटल्स का वर्क फंक्शन कम होने के कारण उसको इलेक्ट्रॉन को आराम से मैं निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे बेस्ट फोटोसेंसिटिव मटेरियल कौन होगा, वो होगा एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल्स जो होते हैं
वो होते हैं क्या क्या पता है? वो होता है सीजियम बोल सकते हो, लिथियम बोल सकते हो, सोडियम बोल सकते हो, पोटेशियम बोल सकते हो। ये सब आपका एल्कली मेटल्स है। ये आपका फोटोसेंसिटिव मटेरियल है जिससे आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर वर्क फंक्शन। तो आप समझिए वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा। अब देखो वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होता है? जिससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। और किसका कम होगा? जिससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है किससे बताओ? एल्कली मेटल से। तो इन दोनों में एल्कली मेटल कौन है? तो अभी बताया एल्कली मेटल ये चारों होता है। यहाँ पे सोडियम एल्कली मेटल है, तो एल्कली मेटल ये है, इसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो वर्क फंक्शन ज्यादा किसका होगा? कॉपर का। यहाँ पूछा क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग हैज मोर फंक्शन, वो मोर वर्क फंक्शन। तो आंसर क्या है बताओ? कॉपर। क्या है बताओ? कॉपर। तो कॉपर के पास यहाँ पे ज्यादा वर्क फंक्शन होगा। यहां पर डिफाइन करते हैं, देखिए इसको क्या बोला है? डिफाइन 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। डिफाइन 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट को तोड़ के देखिए। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट है कि नहीं बताओ? तो जब 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है उसी एनर्जी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो क्या होता है? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, then energy gained by electron is called 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन कहलाता है तुम्हारा 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। देखिए बच्चे फोटोन किसको बोलते हैं पता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं। तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव इज नोन एज क्या? फोटोन कहलाता है। पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहलाता है आपका फोटोन। मतलब कि बहुत सारा पैकेट ऑफ एनर्जी होगा, अलग अलग पार्टिकल्स को जोड़ देंगे तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी बन जाएगा। वो ट्रेवल करता है, उसके पास एक एनर्जी होता है। ठीक है, तो फोटॉन्स हो गए। अब यहां पे क्या पूछ रहा है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन बोल रहा है। अब सीधी सी बात है, फोटोन रेस्ट में रहेगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका मास कितना आएगा? 0। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? 0 होता है। याद रखिएगा। इसमें क्या पूछा है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। एक बात बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। अभी बताया था इंटेंसिटी के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ता है, और फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो क्या ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे? नहीं। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा क्या पता है ना? क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will remain same। क्लियर बात? यहीं पे क्वेश्चन सेम टू सेम है और यहां पे आ गया इंटेंसिटी। यहां पे आ गया क्या? इंटेंसिटी। तो क्या है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बच्चे यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस आ जाएगा। विल इंक्रीजेस क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज नोन एज फोटो करंट, और फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहां पूछा है, देखिए अब इधर को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बोला है। ठीक है, तो देखिए यहां पे मेरे को पता है एनर्जी ऑफ लाइट होता है क्या बताओ? h इंटू न्यू। और दूसरा पता है एनर्जी जो होता है क्या होता है बताओ? E इक्वल टू mc स्क्वायर। यदि मैं इन दोनों को इक्वल करूं तो mc स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? h इंटू न्यू। अब देखो मेरे को वेवलेंथ पता है, वेवलेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी कोई काम नहीं है। मैं अभी बताया था आपको फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह क्या रखूं बताओ? hc बाय लैम्डा mc स्क्वायर। तो यहाँ c कटेगा तो ac नीचे जाएगा तो m इक्वल टू क्या आएगा? h अपॉन c इंटू लैम्डा। c इंटू लैम्डा। तो क्या पूछा है बताओ? व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो इसका आंसर आएगा बच्चा, इसका आंसर आएगा m इक्वल टू h अपॉन c लैम्डा आएगा। ओके, और यही क्वेश्चन आपका बन सकता है क्या पता है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सॉरी ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन इफ फ्रीक्वेंसी, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखा रहेगा आपका क्या बताओ? न्यू। क्या लिखा रहेगा? न्यू। अब फ्रीक्वेंसी न्यू लिखा रहेगा बच्चे, इसको मिटा देता हूं। अब फ्रीक्वेंसी न्यू लिखा रहेगा तो न्यू चाहिए मेरे को, तो इसको डायरेक्ट इधर भेजूंगा तो m इक्वल टू कितना आएगा? h न्यू अपॉन c स्क्वायर। तो मास जो होगा वो मास कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे आंसर में यदि फ्रीक्वेंसी के टर्म पे दिया है तो m इक्वल टू हो जाएगा h न्यू अपॉन c स्क्वायर। ये आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है बच्चों,
तो मैं अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जिसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो है टॉपिक क्या पता है, एक व्हाट इज फोटोन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा बात, डिफाइन फोटो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, नहीं एक्सप्लेन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, नहीं सॉरी एक्सप्लेन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। तो आइंस्टाइन इक्वेशन के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, है ना, इफेक्ट को, ठीक है, या एमिशन को, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिफाइन, आपको दिमाग में लाना पड़ेगा, क्या पता है, दिमाग बैठाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वो है क्या कि हाउ वेव थ्योरी फेल अगेंस्ट फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से, ऐसा बोल सकते हो। अरे बड़ा अटक रहा हूं यार, यहाँ पे दिमाग में नहीं आ रहा है। मतलब इतना समझिए कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो करता है। अब पार्टिकल नेचर को शो करता है तो यहाँ पे हाइगन का जो वेव थ्योरी है वो गलत हो जाता है यहाँ पे। तो वेव थ्योरी कैसे गलत साबित होता है पार्टिकल थ्योरी के सामने, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पर अपना लेक्चर को समाप्त करता हूं। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में।